नमस्कार। देखिए, मथुरा वृंदावन वैसे तो धर्म नगरी है और धर्म नगरी के साथ साथ इसको विश्व गुरु देश को विश्व गुरु जब बनाया जाएगा जब शिक्षित लोग होंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है देश में। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ 2 साल से किया जा रहा है जिससे आज ये प्राइवेट कोचिंग सेंटर या प्राइवेट स्कूलों की कहें, सरकारी स्कूलों की कहें, किसी भी संस्थान को ले लीजिए आप, सभी शिक्षा से रिलेटेड जितने भी संस्थान हैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर कोविड की गाइडलाइन का वो लगाया गया है। वरना जितने भी प्रावधान हैं सिर्फ कोचिंग सेंटर या शिक्षा से ही रिलेटेड क्यों हैं। आज चुनाव होता है, कहीं कोई गाइडलाइन का पालन नहीं होता कोविड की का, लेकिन शिक्षा जहां ग्रहण की जा सकती है, जहां से बच्चे शिक्षित हो सकते हैं, देश का भविष्य बन सकते हैं, वहां पर कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कराया जाता है और उन संस्थाओं को बंद कर दिया जाता है। देखिए, वैसे ही बेरोजगारी में देश जूझ रहा है और वहीं पर अगर ये शिक्षित जो लोग हैं, जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं, लोगों को अच्छी एजुकेशन देते हैं और आगे बढ़ने का मौका देते हैं, जब वही बेरोजगार हो जाएंगे तो फिर कहते हैं ना कि कड़वा और गलत बोलना नहीं बोल चाहिए, लेकिन मैं कड़वा भी बोलता हूँ और गलत भी बोलूँगा कि फिर अगर जब इनकी रोजी रोजगार जाएगा तो कहीं ना कहीं ये अपराध की तरफ जाएंगे और जब अपराध बढ़ेगा तो फिर आप कहेंगे कि हमारे देश में अपराध क्यों बढ़ रहा है। और अपराध बढ़ाने का कार्य ये सरकारें करती हैं। जब शिक्षित इंसान होता है ना तो अपराध ही नहीं बनता, और जब अंगूठा टेक होगा ना तो वो अपराध किए बगैर नहीं मानेगा। दारू की दुकान आप खोल सकते हो, राजनीतिक पार्टियों को आप रैली करने की आज्ञा दे सकते हो, वहां हजारों की भीड़ हो जाएगी, आप कार्यवाही नहीं करोगे। लेकिन ये शिक्षित लोग अगर 4 बच्चों को बिठा करके पढ़ा देते हैं, उनको ज्ञान स्वरूप ज्ञान दे देते हैं, माँ सरस्वती का जो ज्ञान है उसका अर्जन करा देते हैं, तो आप इनको बंद कर दोगे, FIR कर दोगे और इनकी रोजी रोटी छीन लोगे। इसी के साथ में आज कुछ संस्थाओं के लोग खड़े हैं और एक प्राइवेट रजिस्टर्ड एक संस्था है, JS जाट साहब हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि क्यों आज ये लोग यहाँ आए और क्या ऐसा मुद्दा है। क्योंकि देखिए, शिक्षा के लिए मैं भी कहूँगा कि शिक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर BR सिंह मेरा नाम है। हाँ डॉक्टर साहब, आप एक कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, ठीक है। शिक्षा का ग्रहण अगर बच्चे नहीं कर पाते हैं, अगर शिक्षा जब बच्चे को नहीं अर्जित हो पाती है तो वो किधर जाता है और शिक्षा का क्या मौलिक रूप होता है वो थोड़ा सा बताइए, इन बहरे अंधे लोगों को कुछ समझ में आए। सब लोग जानते हैं यहाँ पर कि शिक्षा हमारे समाज का आधार होती है, और अगर शिक्षा समाज का आधार है वाकई में, और शिक्षा से ही चरित्र और आचरण का निर्माण होता है, शिक्षा से राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर ये शिक्षा समय रहते हुए बच्चों को नहीं मिलेगी तो ये बच्चे अपने आप को अधूरा सा महसूस करेंगे आपके। और आज सरकार द्वारा जो शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ये शिक्षित समाज के लोग और बच्चे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं आपके। सरकार को आज दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। आज शिक्षण संस्थाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि कोरोना का भी पालन हो और उस गाइडलाइन के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा भी दी जाए। जी, जैसा कि देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां, आज चुनाव चल रहा है 2022 का, और नई सरकार अब 10 मार्च को तैयार भी हो जाएगी, लेकिन उनमें हजारों की तादाद में लोग डोल रहे हैं, ना कोई मास्क लगा रहा, ना कुछ लगा रहा। उनके लिए कोरोना क्यों नहीं है? बिल्कुल, ये सरकार का दोहरा रवैया है। और जिस तरह कोरोना का हवाला देकर के और शिक्षण संस्थाओं को या अन्य संस्थानों को बंद किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसकी बहुत निंदा की जानी चाहिए आपके। और राजनीतिक पार्टियों के लिए अन्य बहुत सारे जुआ खाना है, शराब खाने हैं, आपके मनोरंजन के और अन्य संस्थान हैं वो खूब खोले जा रहे हैं, वहाँ लोग आपके बियर बार पार्टियाँ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से समाज का निर्माण होना है, राष्ट्र का निर्माण होना है, यहाँ से उन संस्थाओं को कहीं ना कहीं गहरी चोट पहुँचाई जा रही है। ये सरकार को ये रवैया छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो आपने अभी कहा कि अपराध जो बढ़ता है वो अभाव से बढ़ता है, अभाव में ही अपराध जन्म लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चों को इस तरह ढकेला जाएगा तो ये बच्चे कहीं ना कहीं अपराध की ओर जाएंगे। और अभी आए दिन सरकार जो भर्तियाँ भी करा रही हैं वो नियमित तौर पर नहीं हो रही हैं। अगर भर्तियाँ नियमित तौर पर हो तो नियमित तौर पर रिजल्ट नहीं आते उनके, तो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ठगासा महसूस करते हैं और बच्चों को लगता है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 4-4, 5-5 साल में रिजल्ट आते हैं, बच्चे ओवर हो जाते हैं आपके। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को कोई ऐसा नियमित कोई ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे बच्चों को ऐसा लगे कि ये सरकार हमारी है और हम इस सरकार के हैं। बिल्कुल, सरकारें नियम बनाती हैं, शिक्षित लोग
उस नियम को फॉलो कराते हैं। आईएएस आईपीएस और यही लोग सरकार चलाते हैं और देश चलाते हैं। लेकिन जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? आज अगर डॉक्टर एमबीबीएस नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? वो इलाज कैसे करेगा? क्या आप रोड पर इलाज कराएंगे? जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो आपके इलाज कहां से होंगे? आपके कार्य कहां से होंगे? सरकारी विभाग कहां से चलेंगे? सरकारें कैसे चलेंगी? क्या गुंडा राज चलाएंगे आप? जैसे राजनीतिक पार्टियों में गुंडे भरे हुए हैं। पहले राजनीतिक पार्टियों में शिक्षित लोग हुआ करते थे, जो टीचर रिटायर हो जाते थे वो लोग राजनीति करते थे, लेकिन समाज सेवी राजनीति करते थे। लेकिन आज गुंडे राजनीति करते हैं। शायद इसीलिए उन गुंडों ने इस देश का भविष्य बिगाड़ने की ठान रखी है। और जो शिक्षित संस्थान है, पढ़ाई की एजुकेशन की जो संस्थान है, सिर्फ उन्हीं पे ताले लगाए हैं। फिल्म देखो, नंगा नाच रखो, कोई ऐतराज नहीं उन्हें, क्योंकि वहां पर नंगा नाच होता है। दारू पियो, रोड पे मरो, गोली चलाओ, कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप शिक्षित हो गए तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आप सिर्फ और सिर्फ अंगूठा टेक और गंवार रहो। और इसी के साथ मेरे साथ और समाज सेवी हमारे डॉक्टर साहब हैं। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? मैं डॉक्टर जे.एस. जाट, अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा का राष्ट्रीय महासचिव, होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने गंभीर मुद्दे को आपने गंभीरता के साथ लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रैलियाँ हैं, इनमें तो वो युवक जो हमारी कोचिंग सेंटर में आते हैं वो जा सकते हैं, किंतु कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते। कोचिंग सेंटर में जाएंगे, एजुकेशन पाएंगे, तो गुंडे कहाँ से बनेंगे? उन नेताओं की चापलूसी कहाँ से करेंगे? देखिए, नेताओं की चापलूसी तो जब है कि जब युवाओं को अवसर ही नहीं देंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए अन्न दान कर दिया तो एक दिन का खर्चा चल जाएगा, वस्त्र दान कर दिया तो 6 महीने का खर्चा चल जाएगा, लेकिन शिक्षा का दान कर दिया तो उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलेंगी। विवेकानंद का हवाला तो दुनिया देती है, लेकिन उनके कर्मों पर, उनके पद चिन्हों पर चलते कहाँ हैं? शिक्षित हैं कहाँ? हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं, आप थोड़ा उत्तेजित न हो। असंतोष आक्रोश हम लोगों के अंदर भी है और हमारा संगठन सदा शिक्षा के लिए और रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार है। आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं तो निसंदेह हम शिक्षकों के और छात्रों के हित में जो भी होगा उसको करेंगे। आज तो हम आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। यह जरूरत पड़ी तो हम इन्हीं छात्रों के हित के लिए और शिक्षकों के हित के लिए सड़क पर भी संघर्ष करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब, मैं आप कह रहे थे उत्तेजित जब होता हूं, क्योंकि मैं खुद एक बच्चों का पेरेंट्स हूं। 2 बच्चे हैं मेरे। मोबाइल से ऑनलाइन आपने एक क्लास तो लगा दी, लेकिन उस क्लास को 24 घंटे तो हम बैठ के नहीं देख पाएंगे। बच्चे उसमें क्या देख रहे हैं? आप ही जब आप डॉक्टर हैं, आपको खुद पता है कि इस मोबाइल के लिए खुद हॉस्पिटलों में कोचिंग वो बनाए थे रूम कि इसकी हद छोड़ी जाए, मतलब इसकी जो आदत है, हैबिट है, वो छुड़ाई जाए। ड्रग्स से भी भयंकर है ये चीज, और उसी को आप उन छोटे छोटे मासूम बच्चों में भर रहे हो। उनके मानसिक, उनकी तरंगें, इसका अगर प्रारूप पूछो तो मोबाइल का मैं जानता हूं कि किस तरह से कितना नुकसान होता है। जब छोटा बच्चा, डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, मैं तो नहीं हूं, जब अगर आपके बच्चे के मानसिक जो कार्य हैं, उसकी जो मानसिक तनाव की जो स्थिति है वो इतनी हार्ड हो जाती है इस मोबाइल से, उसकी आंखें जा सकती हैं, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। उसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन? उसके जिम्मेदार निसंदेह सरकार है। सरकार की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि रेडिएशन का कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों पर भी है और बेरोजगार हो गए हैं सभी लोग। आजीविका के लिए संकट की स्थिति खड़ी हो गई है। इसलिए कहा गया है अनजस्टिस मेन कॉज ऑफ टेररिज्म, यानी कि जो अन्याय है वो आतंक की जननी है। हमें इस आतंक की जननी को रोकना होगा, नहीं तो 2024 तक है जो हमारा नौजवान है या जो पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति मानसिक रोगी हो जाएगा, हमारे अपराध की दुनिया में जो प्रवेश करेगा। हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने बच्चों को अपराधी बनाने से रोकना है तो शिक्षा पर जोर देना होगा और शिक्षण संस्थानों को जो कोविड-19 के नियमों के पालन करते हुए छूट देनी होगी। और नहीं तो आपके भवन का किराया है उसमें छूट दीजिए, 2 वर्ष से ये अपनी जेब से दे रहे हैं। और शिक्षकों को जो आजीविका के लिए पैसे दिए जाते हैं उसमें भी रिबेट देने की कृपा करें। उसी बात को कहने के लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहने जा रहे हैं। वो शिक्षा अर्जित करके ही इस पद पर आए हैं और शायद इस पीड़ा को समझ सकेंगे।
कहीं ना कहीं जिन अधिकारियों के जो अधिकारी बने हुए हैं और जिन गाइडलाइनों का पालन करा रहे हैं, उनके भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर वो आज नहीं जगे तो कल उनको बहुत पछताना पड़ेगा, और उनको जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे ना, और अपने पद का मतलब हनन होगा उनके पद का, जब शायद उनको ज्ञान होगा। क्योंकि जब आपके बच्चे उस तनाव में चले जाएंगे तो उनके तनाव को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपनी ड्यूटी से समझौता करना पड़ेगा। या तो ड्यूटी कर पाएंगे या अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे, क्योंकि अधिकारियों आपका भी बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ इस में हो रहा है। खाली इनके बच्चों का, इनकी रोजी रोटी का नहीं, हमारे बच्चों का नहीं, आप सभी पूरे हिंदुस्तान के बच्चों की जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जब शिक्षित नहीं होंगे और मोबाइल में घुसे रहेंगे, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीज़ें देखते रहेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे उन बच्चों पर नज़र नहीं रख सकते। और जब नज़र नहीं रख पाओगे तो वो क्या देख रहे हैं, अपराधी चीज़ देख रहे हैं या ज्ञान की चीज़ देख रहे हैं, आप समझ नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं आपके बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ होगा। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।